नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। हमारे साथ हैं अरिंदम जी। तो पहले तो अरिंदम जी को वेलकम करते हैं। नमस्कार भाई, कैसे हो? नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि भाई, कैसे हो? मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ, 1-2 साल पहले मैं और अरिंदम जी बैठे हुए थे, अड्डे पे चाय पी रहे थे, ठीक है? एंड हुआ ऐसा कि वी केम अप विद अ थिंग एंड हम लोग रिमलैंड एंड हार्टलैंड के बारे में बात कर रहे थे एंड वी सेड यार रिमलैंड पे ना आग लगेगी, क्योंकि जिस तरह से वॉर्स आ रही हैं, ये रिमलैंड को जलाएगा। अरिंदम भाई, वी स्टैंड वैलिडेटेड यार, रिमलैंड पे आग तो यस, लगी हुई है। यस। और ये तुम मेंशन करना भूल गए कि जो अड्डा मार रहे थे चाय के साथ, वो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है यूट्यूब पे। जी, Like जी। 2.5 years ago when we were talking about how Second World War was in Rimland, उसके बाद NATO alliance was based out of Rimland, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है, it is on Rimland, Middle East is on Rimland, and Rimland से अंदर घुसने का कोशिश करेगा. It's like now they're planning, if Azerbaijan separates from Turkey, then from Iran, then through Turkey and influencing Turkey's new Ottoman influence, they would want to get into Central Asia, which is again a launch from Rimland. तो हाँ, Rimland तो अपना था ही, Rimland को लेके एक्चुअली वो हार्टलैंड और Rimland लेके डिस्कशन था, और उसमें हम लोग जो पिक्चर को जो ट्रेस कर रहे थे, वहां पे यही आ रहा था कि पूरा इसका प्रॉब्लम जितना भी अमेरिका क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, वो रिमलैंड के ऊपर ही है. It is like a large scale dhanda to contain the heartland powers, which was Russia at one point in time, which is China right now. तो आप व्हाट डू यू थिंक इज द रियल गेम एज फार एज रिमलैंड? अभी ये जो यहाँ पर इसने ईरान की तरफ उड़ा दिया, इससे तो अ लार्ज सेक्शन ऑफ द रिमलैंड उड़ गया। Hmm. आई मीन स्ट्रेट फ्रॉम पाकिस्तान राइट अक्रॉस टू टर्की, पूरा एरिया में आग लगेगा और नीचे मिडल ईस्ट के अंदर भी आग लगेगा, ठीक है? तो ये क्या रीशेपिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक इज द मेन गेम? एक तो एंड देखो आदि हम लोग का. हाँ, बोलो, पहले खत्म कर लो पहले. लेट्स लीव द पावर्स आउटसाइड। इनका हम्म. पर्पस क्या है सर? देखो, एक तो ओपनिंग स्टेटमेंट शुड बी, अपना जो लास्ट पॉडकास्ट हुआ था वेयर वी वर डिस्कसिंग अबाउट ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स पुशिंग बैक इनटू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और जैसे जैसे वहां पे भी बोला था कि ईरान को ये लोग को मारना ही है. अब कब मारेगा एग्जैक्टली रिमेंबर व्हाट आई सेड, कि अभी कुछ करना है या जून जुलाई में कुछ करना है या कहीं कुछ करना है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उसको ईरान को हिट करना ही है. नाउ what it seems to me is, United States establishment's dhanda was to retrieve back into the Western Hemisphere, but somehow Israel has managed to hold Donald Trump by the ear and put him back into the Asian landscape. कि यार तुम इतना जल्दी कहाँ भाग रहे हो? ईरान को पहले खत्म करो, करके जाओ. हाँ, तुम क्या कहाँ भाग रहे हो? तुम क्या सोच रहे थे कि तुम लोग वहां पे चले जाओगे एंड बस खत्म हो जाएगा कहानी? यहाँ हम लोग का क्या होगा? So yes, it is again back to our 2.5 years. अच्छा, उस वीडियो में हमने ये भी बोला था कि probably for the first time Heartland and Rimland would not be important. तो लगता है कि अभी तक Heartland और Rimland का importance गया नहीं, and America has been once again pulled into the aspect of Iranian theater. और इसमें इसमें देखो, मैक्रो व्यू में ईरान इज टू, मतलब ईरान से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाला है. इसराइल का लार्जर एम इज टू increase its area of influence, and probably they have reckoned that if this is the this is the American establishment's opinion based on their national security document that came out, कि यार ये लोग तो आहिस्ता आहिस्ता अपना अंदर जा रहा है, पनामा कैनल और ग्रीनलैंड और वगैरह वगैरह वेनेजुएला को लेके. तो अपना एक लास्ट यहाँ पे है मिडल ईस्ट, जो कि बहुत दिन से पेंडिंग है, which can only happen once we destroy Iran decisively. So let us pull them in one last time before they go in. और यूनाइटेड स्टेट्स को भी शायद लगा होगा कि जस्ट लाइक वी वर डिस्कसिंग 5 minutes बिफोर द रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, यूनाइटेड स्टेट्स को भी लगा होगा कि हाँ ठीक है, दिस इज वन चांस, नॉट इन अ मिलियन बट वन चांस इन 100 प्रॉब्ली, जिसमें वेनेजुएला को टारगेट करके वी कैन चाइना अ लिटिल बिट, इधर ईरान को टारगेट करके वी कैन चाइना अ लिटिल मोर, and that probably gives us an upper hand in the medium run, not in the long run, but in the medium run as far as our टक्कर with China is concerned. तो उसने भी ये सोच के आ गया. Now, जहां तक ग्रीनलैंड का सवाल है, भाई मिडिल ईस्ट का तो शायद डेस्टिनी है, पता है कि दे वुड फॉर एवर बी इन कॉन्फ्लिक्ट समवेयर और द अदर. कुछ लार्ज कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कुछ छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बट माय पॉइंट
here is कि अमेरिका ने आज से 20 साल पहले ग्लोबल वॉर ऑन टेरर नाम का एक स्कैम शुरू किया था, जिसको जिसको हमने इस पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था तुम्हारे चैनल पे। ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर इज एक्चुअली अमेरिकन वॉर ऑन इरानियन प्रॉक्सीज, इट्स नॉट GWOT, इट्स AWIP। तो ये अमेरिकन वॉर ऑन इरानियन प्रॉक्सीज बेसिकली था कि ईरान का जो भी प्रॉक्सी फोर्सेस है, दे आर नॉट टेररिस्ट बाय द वे, ओके। टेररिस्ट मतलब क्या? टेररिस्ट मतलब टेररिस्ट अटैक जो हम लोग देखे हैं यार, चांदनी चौक में जाके तुमने क्या चांदनी चौक में, कहीं पे दिल्ली में, कहीं पे मार्केट में, बॉम्बे में, ट्रेन में, इधर उधर मार्केट में ब्लास्ट करा देते हो, कुछ भी करा देते हो, कार बॉम्ब, दैट इज व्हाट वी नो एज टेररिज्म। Iran's approach towards Iran's enmity with Israel was more in the sense of more in along the lines of organized militia activities, whether through Hezbollah, whether through Houthi, whether through whoever. So जहां तक हम लोग का टेररिज्म का अंडरस्टैंडिंग है, कैन वी स्ट्रिक्टली कॉल इट टेररिज्म लाइक द वे वी आर यूज्ड टू टेररिज्म और यूरोप इज यूज्ड टू टेररिज्म? प्रोबेबली नो। तो अमेरिका का फंडा था कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के नाम पे फंड लेके ईरान को खत्म करेंगे। 20 साल से वो करते आ रहे हैं। कभी सीरिया में उसको उसका इन्फ्लुएंस खत्म किया, फिर लेबनान में उसका इन्फ्लुएंस खत्म किया, लिबिया से वो लोग का इन्फ्लुएंस खत्म किया, अभी यमन और ईरान बाकी पड़ा है। बट नाउ गिवन द वे थिंग्स आर, आदि, मुझे ना लगता है कि नाउ is the time when United States probably and Middle East definitely would get to taste what terrorism tastes like. पहले तुमने एक्सपोर्ट करा, अब तुम इंपोर्ट करोगे। जो सुन्नी टेररिज्म जो ग्लोबली इंडियंस ने या चाइनीज ने या रशिया ने या यूरोप ने फेस किया है पिछले 25-30 साल से, अब आप लोग को शायद उसका एक टेस्ट लगेगा कि कैसा वो स्वाद कैसा है उसका। क्योंकि बहरीन इज मेजॉरिटी शिया पॉपुलेशन रूल्ड बाय सुन्नी मोनार्की। Yemen's Houthis are not being controlled, they cannot control them. Eastern oil fields of Saudi Arabia, जहाँ पे majority of oil fields are there, has got a large Shia population. Iraq is Shia. In fact, April में जो United States का airbase में जो strike हुआ है, that is not Iran, that is Iraqi Shia militias that have struck the this thing, April वाला base. So it only takes, and there is one more thing which the Shia holds very dear, it's the concept of martyrdom, which is one reason why probably Khamenei had decided कि मेरा तो 86-90 साल उम्र भी हो गया, मेरा कैंसर भी हो गया, there is no way I'm going to anyway live for long, so let me take up this chance and let me offer myself as a martyr and let that be an example to the millions of Shia that are there in the Middle East, so that they might cascade something. And I have a very strong feeling that after they are done and dusted with Iran, देखो ईरान तो खत्म होने वाला है, प्रॉब्ली 4 हफ्ता में खत्म होगा, प्रॉब्ली 6 वीक्स में खत्म होगा, लेकिन ईरान एक तो है, ईरान इज गोइंग टू इन्फ्लिक्ट हेवी डैमेज व्हिच दे हैव डन कन्वेंशनली ऑन ऑल द यूनाइटेड स्टेट्स एयर बेसेस एंड प्रॉब्ली इन गल्फ कंट्रीज टू। देयर आर यहाँ पे बात भी चल रहा है कि दे आर गोइंग टू प्रॉब्ली मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल वेयर दे हिट द वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, व्हिच इज गोइंग टू सीवियरली क्रिपल द गल्फ इकोनॉमीज एंड द गल्फ कंट्रीज। Now that is still, I would say, that is on the surface, on the surface, that is conventional. I would still call it conventional. हालांकि water desalination plant या refinery hit करना is not जायज, but then again United States ने भी स्कूल में बॉम्बिंग किया, so let's not talk about it. तो the fact is that इसके बाद जो आएगा, once the dust settles, the kind of protracted, the kind of slow burning Shia terrorism that could happen, I'm not saying that is going to happen, but that could happen across Middle East, is forever going to put Middle East, I don't know, in a state of chaos for the next 20 years, 30 years. So Middle East is destined somehow to always remain in a state of chaos. And यहाँ पे जहां तक अब, now if we look at it from the perspective of Rimland, I don't know what kind of a territory or what kind of a region Israel would want to inherit as undisputed leaders if that region is forever into some kind of a chaos and you always having to look over your shoulder to see who's coming for you, who's hitting you. Because wahan pe again, like the way today a Bahrain is there with a Sunni king and a Shia majority population,
इसराइल का भी वही हालत है ना. There are small minority of Jews in a huge region which is predominantly Muslim. So how are you going to establish your leader? ठीक है, you control a large amount of economy in today's world. You guys are the movers and shakers. You have media, you have this industry, that industry, an inordinate amount of control. But this is a kind of a territory where that kind of a control doesn't hold good. This is a territory where physical control and sheer physical numbers hold good. So I don't know what kind of a territory, what kind of a conflict-ridden territory you are willing to inherit, or you are planning to inherit, and you're going to, and you like fancy becoming a leader of that territory. Iska jawab mere paas nahi hai, but that is what I see happening in the next 3 or 4 months when the war settles down. Over to you, Adi. Yeah, it's very interesting आप जो बोल रहे हो, and I kind of fill in with that as well. इसके अंदर कोई डाउट नहीं है. इसके अंदर एक एंगल और है भाई. ये एंगल है कि अगर आप देखो, when you look at the Middle East itself, ठीक है, आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बना रखी थी इन लोगों ने, ठीक है, आपके कर्ड्स को जगह नहीं है, टर्क्स का ऊपर नीचे चक्कर है, क्या नाम है, द सुन्नीज कीप क्राइंग अबाउट दिस, द शियाज कीप क्राइंग अबाउट दैट. Saudi Arabia wants to break free from the old hold, वो कर नहीं पा रहा है. Bahrain is a sort of a very weird sort of a kingdom, मतलब Sunni Shia population with a Sunni ruler. Is this also another game to kind of fix those mistakes? कैसे क्या फिक्स करोगे? क्योंकि देखो, एक throw तो the चीज region है into chaos. Throw the region into chaos and then you can reshape it. हाँ, थ्रो द रीजन इनटू chaos, लेकिन आपने रीशेप करने के बाद भी ये तो खत्म नहीं होने वाला है. देखो यहाँ इट्स अ वेरी डायनामिक region in the global chessboard. Why I'm saying this is, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं. ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो एयर कवर था, दिस मिथ ऑफ अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम, which probably made a Saudi Arabia and a UAE and a Bahrain very safe destination, and capital was flying in and billionaires were setting up in Dubai and so on and so forth. Yeah, abhi suddenly that illusion has got destroyed. Now that this illusion has got destroyed, and now that Saudi Arabia etc coming out in the open and saying कि बॉस तुमने एयर डिफेंस कवर कैसे हटा के सब इजराइल में लेके गया, उधर से अमेरिका बोल रहा है नहीं 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 हमने हटाया नहीं, ये तो प्रायोरिटाइजेशन है. अरे भाई, प्रायोरिटाइजेशन तो तब बात आता है ना जब तुम्हारे पास रिसोर्स की कमी है, तभी तो तुम प्रायोरिटाइज करोगे. तो अगर रिसोर्स की कमी है तो तुमने ऐसे क्या बोलते हैं, इल्यूजन को क्यों स्प्रेड किया? एनीवे, बिसाइड्स द पॉइंट. What my point is that now that these people have started bickering amongst themselves, and which is out in the open, which clearly shows a crisis of leadership right now in the Gulf region. कि गल्फ का भी लोगों को नहीं मालूम कि बॉस इस पोजीशन में हम लोग को करना क्या चाहिए. Now, the moment there is a crisis in leadership, there is one person who is sitting at the sidelines कि तुम लोग सब लड़ाई करो, सब मरो, उसके बाद हम आएंगे, which is Turkey. Now, what I see happening is, if the GCC leadership, like a Saudi Arabian leadership or a Bahrain leadership, fumbles, then this makes an opening for Turkey to foray once again back into the Middle Eastern region and to start spreading its influence, which it is waiting to do basically. एक तो टर्की को एडवांटेज मिलेगा once you now have these Kurds that have started moving inside and clashing with the Iranian forces. पता नहीं क्या होगा, शायद Iranian forces would manage to stall them and manage to starve them for a while. कल को अजरबैजान का, नॉर्थ वेस्ट ईरान का अजरी पॉपुलेशन ऑल्सो इफ दे स्ट्राइक, देन वी आर लुकिंग एट अ पॉसिबल सेमी बॉल्कनाइजेशन. और आज के दिन में मैप कहाँ सच बोलते हैं, वो मैप का टेरिटरी हम लोग को दिखाने के लिए मैप का टेरिटरी है. लुक एट पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान के पास नहीं है. बलोची लोग का ग्रेट बलोचिस्तान में चलता है वो, बट स्टिल वी शो इट एज अ मैप ऑफ पाकिस्तान. सो बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग दैट इजंट द मैप ऑफ पाकिस्तान. एनीवे, तो अभी सीरिया का भी वैसे ही हालत है. उसका मैप में क्या है किसी को नहीं मालूम, कौन सा एरिया वो का है, कौन सा एरिया गवर्नमेंट का नहीं है, किसी को नहीं मालूम. सो लेट्स अज्यूम दैट ओके, द कर्डिश पॉपुलेशन मेक्स अ हेडवे एंड कर्डिश पॉपुलेशन ने अपना एक एनक्लेव वहां से निकाल लिया ईरान से. सेम गोज विद द अज़री पॉपुलेशन. अगर वो होता है, देन एर्दोगन इज गोइंग टू increase his influence, or going to play to increase his influence, and he's going to do the same thing in Middle Eastern region too. Now,
coming back to the question कि अगर ऐसा ही चलता रहा, either you had Iran and Israel yesterday, tomorrow you would have a Israel and Turkey, and you have a large number of very confused leaders, and you have a down and out Iran which is gone underground and which is constantly supplying Shia terrorists into your region. तो stable तो होंगे ही नहीं भाई. अब नहीं ये लोग अपने तो इराक 10 साल तक चलता रहेगा ना ऐसी. हाँ, ये और ज्यादा चलेगा मेरे को लगता है, हाँ. because Iranian landscape is bloody Afghanistan multiplied by 3 in terms of size and in terms of the terrain as well. And Afghanistan में एक मतलब advantage था, everybody was hostile. You are a US personnel, you enter Afghanistan, you know this, whoever's there is hostile towards you. ईरान में वैसा नहीं है. ईरान में you would get a large number of very friendly people also. अब इस फ्रेंडली पीपल में कौन प्लांट है कौन नहीं है तुमको पता भी नहीं चलेगा. एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक अमेरिकन एरोगेंस is going to make it all the more difficult for them to assess who is your friend and who's your enemy and who's your friend who might turn into your enemy. So Iran is going to be very difficult in the long run. So ये इराक से भी ज्यादा चल सकता है. Now वो ये ना भाई इतना देखो, सॉरी टू इंटरजेक्ट, बट इनको कोई थोड़ी फर्क पड़ता है. हाँ, ये बात है. अगर यहाँ पे हम लोग दो डिफरेंस कर ले, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स इज सेक्लूडेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. लेकिन इजराइल का क्या भाई, इजराइल को तो वहां रहना है. ठीक है, मार खाएगा, खाता रहेगा वो, उसको तो चाहिए ना भैया, मैं चलता रहेगा वो. तभी तो आपके साथ डील कर रहा है कि भाई साहब वो मैं आपको टेक्नोलॉजी देता हूँ, मेरे को हथियार बना के देते रहना, मैं आप बस. You see 3 deals have already happened in the past 2 days. बट यहाँ पे ना मेरा कंफ्यूजन सा यहाँ पे रह रहा है कि विद अ लिमिटेड, वेरी लिमिटेड amount of territory which is physically yours and with a very limited number of people who are yours, population बहुत कम है, how long can you sustain in a region which is so huge and which has got such a large number of people who are radically against you, and how can you, what is your funda, इसको कैसे तुम conceptualize कर रहे हो कि कैसे इसको लाइन में लाएंगे. ठीक है, आज के दिन में okay, you have a Saudi Arabia which is not enemy, not friend, ठीक है, you तुमको एक्सेप्ट करता है, एक्नॉलेज करता है. यू हैव द सेम विद यूएई एंड यू हैव द सेम विद बहरीन आल्सो. बट दिस इज द गवर्नमेंट्स दैट आर एक्नॉलेजिंग एंड दैट आर एक्सेप्टिंग योर प्रेजेंस इन द रीजन. दिस इज नॉट द नंबर पीपल एट लार्ज. पीपल एट लार्ज में अभी भी अगर कोई सेंसस कराता है, कोई सेंसस तो नहीं, कोई क्या बोलते हैं उसको, मार्केट रिसर्च कराता है, डेटा को लेके क्वेश्चन कराता है, आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग that more than 50% of these people would be openly against Israel. So you are trying to lord over a territory that is fundamentally against you. I don't know, you might have cracked some rocket science. No. I have not actually. This is one aspect which I also don't know, because at the end of it, Israel is a small country. It can only take that much damage. उससे ज़्यादा नहीं ले सकता वो. तो I don't know, I mean, what the game is, but at the end of it, this is what I see happening कि भाई आप पूरे अगर रीजन को जला रहे हो, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? आपने इराक को जलाया, उसके अंदर से कुर्दिस्तान निकल गया, ठीक है, आपने एक सेमी ऑटोनोमस रीजन वहां पर क्रिएट कर दिया, ठीक है, ओके फाइन, वो एक पुराना आपका एजेंडा है, वो आपको करना है, आपने कर दिया. ईरान में से भी आप कुर्दिस्तान निकाल दोगे थोड़ा बहुत, ठीक है, यहाँ से बलूचिस्तान सीधा कर दोगे, फेयर इनफ, बट दिस विल कीप बर्निंग. This will keep burning. That is the worst part, actually. That is the worst part. और अमेरिका को कुछ नहीं जाता है. Till the time somebody reaches all this chaos to their doorsteps, which might be a possibility with this Iran thing in future, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर वो फ्रीडम और डेमोक्रेसी ले शुरू हो जाएगा, मैं मार रहा हूँ. हाँ, सॉरी. वो फिर वो जो इराक वॉर के टाइम पे इनका जो था ना कि भाई ओ जी वी हैव बीन हिट, वी हैव बीन डैमेज्ड, वी आर गोइंग टू नाउ, तो वो फिर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी की ट्रेन पे चल पड़ेगा वो आगे. नाम पे शुरू हो जाएगा. या सो यू नो, फॉर मी इट्स और इसमें एडवांटेज कुछ हद तक मिल जाएगा रशिया को. वी विल गेन, बिकॉज रशिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी आउट है, मिडिल ईस्ट में तेल नहीं जा सकता, वी गॉट गुड रिफाइनिंग कैपेसिटी, तो हम चेपेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे. और रशिया का ये भी होगा ना कि इफ ईरान कैन
keep United States bogged down. अभी से ये लोग एयर डिफेंस सिस्टम और क्या क्या पता नहीं साउथ कोरिया और जापान से हटाना शुरू कर दिया है. Their industrial productivity is down in terms of all these missiles and all. You keep United States engaged for 2-3 months, you got a free pass to Ukraine and you got a free pass to increase your area of influence, if that is what you want. And I'm assuming probably not entire Eastern Europe, but Russia would at least want that part of Ukraine till up to Odessa, so that they can cut off Ukraine's Black Sea access. So उसके लिए भी advantage मिल. उसके पास है हमारे बिल्डर्स के लिए बड़ा एडवांटेज है. हमारे बिल्डर्स जाएंगे अभी, सर आपकी बिल्डिंग टूट गई सर, नो प्रॉब्लम सर, वील रिपेयर इट सर. शोभा डेवलपर्स ये वो यार, वैसे भी शोभा रियल्टर्स का दुबई में एक सिटी बना हुआ है, पता है आपको? शोभा सिटी बोलते हैं उसको. हाँ, मेट्रो स्टेशन है भाई. So they'll start with renewed vigor. You know, it's lastly, you know, I want to ask you one very थोड़ा सा separate question. यहाँ तक तो पहुंच गए. India Pakistan is already on fire shire. Next, where? If I were to guess, I would see China. I would expect China to make a move on Taiwan, because Taiwan का ऐसे भी 2027 से 30 का प्लान था. This might provide China with an opportunity to move into Taiwan. I'll tell you why. मैंने ना कुछ this gentleman by the name of Ron Unz, he made some observation in American Pravda, which was taken up by the Pentagon and then एक मिनट रुको यार, चश्मा पहने दो. And that Pentagon papers leak हो गया था. दिसंबर 2025 में पेंटागन पेपर लीक हो गया था. वहां पे ना मॉरल ऑफ द स्टोरी जो भी वो रिपोर्ट था, वहां पे ये था कि China has got full-scale capacity to sink every aircraft carrier and all other warship in the region if they do a South China blockade. क्यों? क्योंकि 24 घंटा के अंदर if they go in for a South China Sea blockade or a Taiwan blockade, United States can assemble 3 carrier strike groups, about 144 to 180 aircrafts, which include Super Hornets and F-35C. At the other hand, that's the top that they can go. At the other hand, China can assemble 300 plus J-20, 300 J-16 and 1,000 fourth generation fighters, heavy AWACS, strategic bombers with ALBM, 45 submarines, and land-based anti-ship missile batteries. This is what China can assemble. So, and this was accepted by Pentagon that अगर ऐसा होता है तो you know, they have a capacity, they have the capability to sink every damn thing that is there, that is ours in that region. Now, if I look at the way United States is mired in this conflict right now in Iran, and probably they are going to send a couple of more hands to fight Iran decisively, Taiwan blockade becomes a 50% probability. Now, एक चीज यहाँ पे ये भी है कि ताइवान में there are 2 parties, major parties. One is the DPP party, which is pro USA, and one is that KTM, which is anti-USA and pro China. Now अभी तो DPP है, लेकिन KTM का ना ब्यूरोक्रेसी में इधर उधर में जो ऐसा होता है, like पुराना पार्टी है, वो लोग का रीच बहुत है. So they can also cascade something from inside. So I am seeing that, you know, when you ask me about the next large conflict, a conflict of the scale of Iran and USA and Israel, not a conflict like Afghanistan and Pakistan. हालांकि मेरा बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन आजकल न्यूज ही नहीं आ रहा है वहां से ज्यादा. तो ईरान और इजराइल का जैसे कॉन्फ्लिक्ट, यूएस का जैसे कॉन्फ्लिक्ट, लार्ज कॉन्फ्लिक्ट, probably China might start looking at Taiwan in a manner and fashion that the United States might not like if this war drags on for a long time, because that gives them a window. क्योंकि you know, why not? देखो, एक चीज है, बड़ा क्लियर है कि इससे अमेरिका को एक जो मिलिट्री कैपेसिटी है, ऑब्वियसली यू नो यू हैव थिएटर वाइज मिलिट्री कैपेसिटी, सो इट्स नॉट दैट वो थोड़ा बहुत इंटर थिएटर आपका ऊपर नीचे चलता रहता है, दैट्स फाइन. आपने थार्ड्स वार्ड ये सब चीजें करी हैं. आई मीन द चाइनीज थिएटर विल हैव इट्स ओन मिलिट्री कैपेसिटी जो उधर पे होगी, उन्होंने स्टॉक पाइलिंग करके रखी होगी. बट जो भी कह लो, एक टू गो आफ्टर अ यू नो इंडस्ट्रियल पावर लाइक चाइना, आपको कहीं ना कहीं एक कैपेसिटी तो चाहिए होगी.
राइट? आपको एक प्रोडक्शन कैपेसिटी चाहिए होगी, तो उसका थोड़ा ऑब्वियसली डेंट पड़ेगा। There's no question about it, and the longer this thing drags on, उससे उतना ही उसको डेंट पड़ेगा। So it will be in the interest of actually Russia, Ukraine, China, Taiwan, and for us, obviously in Pakistan, right? कि अमेरिका या वहाँ पर या एंगेज या है। जितना देर तक हो सके वहां पे एंगेज रहे, जितना देर तक हो सके डिप्लीट होते रहे, वॉर ऑफ एट्रिशन. Yeah. There are a lot of people who are now in trouble. Of course, China is in trouble because of the disrupted oil supply and things like that. But they will find a way to work around that and trade. Because एक चीज और है बाबा, this thing Adi, AI accounts for 40% of the US GDP. Seven of the largest companies are AI companies. And microchip producer is China and South Korea and Taiwan, China and South Korea. United States का chip is 6%. अभी मान लो अगर वैसा हालत हो गया, तो एक तो है कि एआई वाला कंपनीज जो है यो यूनाइटेड स्टेट्स को बोलेंगे कि जो भी है आप ताइवान का सॉल्व करो, बिकॉज वी डोंट वांट आवर चिप सप्लाईज टू गेट डिसरप्टेड. Donald Trump being Donald Trump, if he chooses not to listen to them and नहीं हम लोग मारपीट करेंगे वहां पे, तो what they might do is they might completely ship their companies out from United States and go elsewhere, which is going to be a major loss. So people would try. We should sit with arms wide open and say, "आजा आजा, जल्दी आजा भाई." So what I'm saying is, I'm not saying this is what is going to happen. I'm saying that this opens a couple of revenue possibilities for a couple of countries who might, जैसे कि Russia might want to act in a particular way, China might also want to act in a particular way, और चाइना का तो एजेंडा में है ही ताइवान. Why not now? एक साल प्रीपोन कर दो यार. 2027 से तुम लोगों को प्लान था ना, और पीसफुली प्लान था. पीसफुली भी कर सकते हो. केटीएम को थोड़ा सा ट्रिगर कर दो, जैसे अमेरिकन रेजिम चेंज कराते थे एक टाइम में एनईडी और जॉर्ज सोरोस के थ्रू, वैसे तुम केटीएम को ट्रिगर करा दो, कुछ कर देंगे वो लोग वहां पे. Let me ask you a flip side. What if America dragged China into Taiwan? Okay. देखो एक चीज है जो कि मेरे दिमाग में एकदम सबसे पहले आता है कि चाइना हैज बिल्ट इट्स एंटायर डिफेंस इंडस्ट्री बेस्ड ऑन अपना घर पे रह के प्रोटेक्शन. इट्स वेरी डिफेंसिव. They are not essentially, there is a difference between American projection and Chinese projection in terms of their martial strength. American projection is it's all outward, because that's what they've been doing for the past 70, 80, I don't know how many years, ever since Second World War. Ki they are inside, matlab they're more focused outside. They were planning to pull back. China, on the other hand, over the last few decades, ever since their ascent started, they have been completely focused on this kind of, like, dig deep inside your domestic, your home territory and fight. So if United States wants to drag China into Taiwan, why would you think United States would want to drag China right now when they're already messed up fairly well in Israel's proxy war theater, where Israel is making them fight their war? अभी करना थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, अभी नहीं, another 1-1.5 साल में. हमने भी जब बात करी थी 2 साल पहले हमने बात करी थी कि इधर पे कुछ होगा, और इनको 2 साल लगा वो पूरा सिस्टम सेट करने के लिए, आने के लिए. So yeah, in the next 1-2 years, and I'm not talking about Trump. I'm saying here, Trump or pump or jump, the policy still remains the same. Whoever comes in wants Because to. अगर आप चाइना को वहां फंसा सको, तो फिर खुद की तो लगेगी अच्छे से. By the way, America will take the hit really bad वहां पर. That's what actually baffles me, that America wanting China to get involved, America pushing China to get inside Taiwan is only going to happen when some unforeseen and element makes an entry into the equation, जो कि अब तक तो नहीं है. It is against America's interest to see any kind of chaos brewing in Taiwan. It is absolutely against their interest. Till the time they can build a Taiwan back home, which looks very difficult. ऐसे नहीं होता है. Try भी कर लिया है, काम नहीं हो रहा है. Because you just cannot have 20,000, 50,000 high-skilled technicians and high-skilled workers that are going to suddenly start making those state-of-the-art less than 7 mm nanochips or whatever it is that TSMC manufactures. ऐसे तो नहीं होता है. तुमने try भी कर लिया है, नहीं होता है. तो that is your weakness, and you don't want
Well, Taiwan is essentially a weakness. You would not want a certain party which is quite powerful enough to go and tap into your weakness and to make you further weaker. So, मुझे नहीं लगता है कि, as I said, unless some unforeseen element makes an entry into this equation, it is absolutely against America's interest to try and drag China into Taiwan. जानबूझ के कि हाँ भाई Taiwan को तुम कुछ करो, तो कि we can get back to you. Because again, regime change, या हाँ regime change ही बोल सकते हो. Regime change, the way we have seen, the way we are seeing in Iran, is similarly going to be very difficult in China, because again it's a huge territory, it's a huge landscape that you have to keep occupied. You probably don't have the stomach for that kind of a loss of life which you're going to face, which is the main reason why they're thinking twice, why they're pushing Kurds to go into Iran and not putting US boots on the ground. It is very difficult. बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कहीं ना कहीं so basically both of us have arrived at one very simple conclusion कि next step is in South China Sea. Looks like, sounds like, yeah. है ना? Yeah. Either ways. And that completes the rimland, by the way. Yeah. उसके बाद वहाँ तो यूरोप से वैसे भी किम जोंग उन इज फीलिंग आउट ऑफ प्लेस ना. हाँ, भाई क्या बीम निकल रहा है यार. बोला सर कोई मिसाइल नहीं आ रहा है. बोले रिफ्रेश मारो, देखो कोई मिसाइल नहीं आ रहा. एक और बीम देखा मैंने. बोला ट्रम्प का एक फेक आईडी बनाओ और मुझे गाली देके वो आईडी से मेल करो. Bro is experiencing peace. Like what the hell? कोई नहीं है. Nobody was trying. Nobody is inviting me. Nobody wants to invite me. It's a very interesting time, and for sure, saying anything right now is just plain stupid. So I've actually put out on my channel. मैंने कोशिश करी है कि let me put out a very this side look at this side look at this, and Centerline also have said, because we don't know. I mean, there is just so much propaganda. One propaganda says American bases are destroyed. Second propaganda says Iran is completely destroyed. Yeah, hang on. If American bases are destroyed, how are they fighting still? If Iran is destroyed, how are they fighting still? There's something which is there in the middle that we don't know. And saying something. Yeah. लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कितना किसका क्या डैमेज होगा, बट कुछ जैसे कि देखो ये द लिक्विफिकेशन ऑफ शिया टेररिज्म इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट, व्हिच इज अ हाई प्रोबेबिलिटी. फिर हम लोग का जो क्वेश्चन था कि यार इतना केओटिक एक टेरिटरी के ऊपर तुम ओवरलॉर्ड होके बन के व्हाट इज दिस, इज दैट यू वांटेड टू अचीव, जिसका जवाब नहीं है. आई डोंट नो इफ वेरी मेनी पीपल वुड हैव आंसर्स टू दैट क्वेश्चन. Like you're sitting, we're talking about Israel, a small minority with a small stretch of land. ठीक है, तुमने थोड़ा सा भी expand करके Greater Israel बना लिया, which is fine. But what next? I mean, millions. It's an ocean of Muslim populations. You guys are a handful of Jews. How do you plan to physically lord over a region like that? You can indirectly lord over the region like you've been doing, but उसके लिए तो आपको अलग से कुछ नहीं चाहिए. You control media, you control communication, you control bank, you control finance, you control every damn thing. So you are anyway which way there. अब फिजिकली आपको वहां पे राज करना है तो यू ईदर आर लाइक हैव टू बी इन ह्यूज नंबर्स. और ऑलरेडी देयर आर टॉक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का डिफेंस से और ट्रम्प से, मतलब ट्रम्प से जो निकल रहा है, यूएस डिफेंस से जो निकल रहा है, उसमें थोड़ा सा भी अभी डिस्पैरिटी आने लगे है. सो इफ यू आर थिंकिंग दैट यू वुड प्रोबेबली हैव यूनाइटेड स्टेट्स एट योर डिस्पोजल फॉर I don't know how many number of years to fight your wars for you, उसमें भी problem हो सकता है कल को जाके. वही है ना, you can see the Middle East pivoting. They are trying to come to us थोड़ा सा इधर उधर यार. And they would now hedge. They would now hedge. और इसमें एक और डर है. मैं किसका एक ट्वीट देख रहा था, मैं भूल गया कि, and which is true, कि UAE, Kuwait and Saudi Arabia are the biggest investors in United States stock market. कल को अगर वो लोग वहां से हटाना शुरू कर दिया, what is going to happen to you? Yep, absolutely. Thanks bhai, thank you so much. सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड दिस इज जस्ट एनालिसिस. वी आर जस्ट ट्राइंग टू थ्रो स्टफ अराउंड, एंड जब हमने पिछली बार ऐसा किया था, वी वर प्रीटी राइट. सो आई गेस वी विल बी वैलिडेटेड और इनवैलिडेटेड इन द नेक्स्ट सम टाइम. ईदर वे देखते हैं how things go by. But Arindam bhai, thank you so much. Always a pleasure talking to you. Thank you. Thanks for that. You guys can check out his book, Contours of the Greater Game. I read it. It's pretty nice.
You can check it out, buy that thing there. And of course, don't forget to like, subscribe and support this channel. तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।